नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर प्रेयसी गुप्ता कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान भाग 2 के अध्याय 10 हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स का अध्ययन करेंगे। कक्षा आरंभ करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज का यह व्याख्यान इस अध्याय का 7वां व्याख्यान है और इससे पहले वाले व्याख्यानों में हमने हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत हेलो एल्केन्स की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था, अर्थात SN1 और SN2 अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था तथा विलोपन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था, अर्थात E1 और E2 अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था। बच्चों, मैं आपको यह भी बता दूं, हमने इन अभिक्रियाओं का विस्तृत अध्ययन तो किया ही था और साथ ही साथ इन अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का भी विस्तृत अध्ययन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्याख्यान और देखते हैं कि आज के इस व्याख्यान में के चर्चा के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो बच्चों, आज हम हेलो एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत ये देखेंगे कि हेलो एल्केन किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं धातुओं के साथ, और बच्चों हम इसके अंतर्गत एक नाम अभिक्रिया का भी अध्ययन करेंगे जिसका नाम है वुड्स अभिक्रिया। ठीक, उसके बाद हम बढ़ेंगे हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाओं की तरफ और हम देखेंगे कि हेलो एरीन्स किस तरह अभिक्रिया करते हैं धातुओं के साथ, और इसके अंतर्गत हम दो नाम अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। पहली है फिटिक अभिक्रिया और दूसरी है वुड्स फिटिक अभिक्रिया। ठीक, उसके बाद हम हेलो एरीन की ही नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का व्याख्यान और देखते हैं हेलो एल्केन किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं धातुओं के साथ। तो बच्चों, अधिकांश एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं। कार्ब धात्विक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन और धातुओं के बीच में बंध पाया जाता है। तो जब हेलो एल्केन शुष्क ईथर में, ये ईथर बेटा ड्राई होना चाहिए, ठीक है, शुष्क ईथर में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये बनाते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाते हैं और इस एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। इसे सन 1900 में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बनाया था और बच्चों ये अभिकर्मक इतना महत्वपूर्ण अभिकर्मक है कि इसको बनाने के लिए सर विक्टर ग्रिग्नार्ड को 1920 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। ठीक है, तो बच्चों ऐसी क्या खास बात होती है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो हम इसको देखते हैं। बेटा, जब एथिल ब्रोमाइड अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम के साथ तो बनाता है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पर देखिए एथिल ब्रोमाइड में CH3 CH2 Br में ये जो कार्बन और हैलोजन का बंध होता है ये पोलर होता है। हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचता है और हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश आता है जबकि कार्बन पर बच्चों आंशिक धनावेश आ जाता है। ठीक है, यानी यहाँ ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होती है नेचर में, जबकि अगर हम यहाँ की बात करें बच्चों तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन है वो एक धातु से जुड़ी है, मैग्नीशियम से जुड़ी है और मैग्नीशियम एक प्रबल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग धातु है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को देता है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम पर धनावेश आ जाता है आंशिक, और क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन लेता है, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता मैग्नीशियम से ज्यादा है तो कार्बन पर ऋणात्मक आवेश आता है। तो एक ही चरण की अभिक्रिया में हमने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को, जिस कार्बन का नेचर इलेक्ट्रोफिलिक था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? न्यूक्लियोफिलिक कार्बन में कन्वर्ट कर दिया। और आपको मैं बताऊं बच्चों, ये जो एल्किल समूह होता है ये एक प्रबल क्षार की भांति व्यवहार कर सकता है, साथ ही साथ एक प्रबल न्यूक्लियोफाइल की भांति भी व्यवहार कर सकता है। और क्षार तो ये इतना प्रबल होता है बच्चों कि ये जल से भी H+ आयन अब्स्ट्रैक्ट करके हाइड्रोकार्बन बना लेता है। इसीलिए जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सिंथेसिस करते हैं तो मैंने यहाँ कहा ना कि ड्राई ईथर होना चाहिए। अगर ईथर ड्राई नहीं होगा, उसमें जरा सा भी पानी होगा तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या करेगा? उस पानी से अभिक्रिया, बनते ही पानी से अभिक्रिया करेगा और हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम कुछ अभिक्रियाएं देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में ये एल्किल समूह इतना प्रबल क्षार होता है कि ये जल से भी H+ अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। हाइड्रो
कार्बन बनाता है और बेटा MgOH निकल जाता है। ठीक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का ये एल्किल समूह एल्कोहल की भी एसिडिक हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और देखिए यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मीथेन प्राप्त हो जाएगा और Mg आई पहले से लगा था OC2H5 ये बना लेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ये इस वाले हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, MgBrOCH3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बेटा ये मेथनल है, फॉर्मेल्डिहाइड, और यहाँ पर जो कार्बोनिल समूह है, ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कार्बन से ज्यादा होती है तो ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है जिससे ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश आता है। यहाँ पे ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, ये एल्किल समूह न्यूक्लियोफिलिक होता है। ठीक है, तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है और एक योगोत्पाद बनाता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पर ऋणात्मक आवेश आएगा तो ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का धनात्मक वाला पार्ट होगा ये ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाता है। फिर जब इस योगोत्पाद की एसिड की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो देखिए हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो हैं बेटा ये बहुत क्रियाशील होते हैं, ये किसी भी यौगिक से H+ आयन अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं या किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर पूरी सक्रियता से अटैक करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेलो एल्केन्स की अगली अभिक्रिया धातुओं के साथ, और इसके अंतर्गत हम एक नाम अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं, वुड्स अभिक्रिया। तो बेटा जब एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बेटा यहाँ ईथर आपका एकदम ड्राई होना चाहिए, शुष्क ईथर होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि सोडियम पानी के साथ बहुत ही वॉलेंटली रिएक्ट करता है और आग लगा देता है। ठीक है, तो जब एल्किल हैलाइड के दो अणु दो सोडियम परमाणु के साथ अभिक्रिया करेंगे शुष्क ईथर में तो देखिए क्या होगा, ये दोनों सोडियम के परमाणु जो होते हैं उस हैलोजन को निकाल लेते हैं, 2NaX बन जाता है और ये दोनों एल्किल समूह आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। और वुड्स अभिक्रिया में जो हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या जो हमने मूल एल्किल हैलाइड लिया था उसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से दुगनी होती है। यही बात लिखी है कि जिसमें मूल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं से दुगने कार्बन परमाणु होते हैं, किसमें, हाइड्रोकार्बन जो हमें प्राप्त होता है, और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए जब मेथिल क्लोराइड के दो अणु अभिक्रिया करते हैं सोडियम के दो परमाणुओं से शुष्क ईथर में तो ये सोडियम इन दोनों क्लोरीन को निकाल कर क्या बनाता है, 2NaCl बनाता है और ये दोनों मेथिल जो हैं ये आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं बच्चों, एथेन बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने लिया है 2-क्लोरोप्रोपेन और 2-क्लोरोप्रोपेन जब अभिक्रिया करता है सोडियम के दो परमाणुओं से, ठीक, ईथर हमारा सॉल्वेंट है शुष्क ईथर, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2,3-डाइमिथिल ब्यूटेन प्राप्त होता है और NaCl निकल जाता है। तो यहाँ 2,3-डाइमिथिल ब्यूटेन में जितने कार्बन परमाणु हैं वो 2-क्लोरोप्रोपेन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से जस्ट डबल हैं। तो बेटा इस अभिक्रिया का उपयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ हमें कार्बन परमाणुओं की संख्या को बढ़ाना होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे हेलो एरीन्स की रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं धातुओं के साथ, और इसके अंतर्गत हम एक नाम अभिक्रिया पहले पढ़ने जा रहे हैं, फिटिक अभिक्रिया। तो बच्चों फिटिक अभिक्रिया बिल्कुल वुड्स अभिक्रिया के ही जैसी है, बस वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड का प्रयोग किया गया था, फिटिक अभिक्रिया में हम एरिल हैलाइड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए फिटिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिकृत कराया जाता है तो देखिए क्या होता है, ये एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड के दो अणु अभिक्रिया कर रहे हैं दो सोडियम के परमाणुओं से शुष्क ईथर में, तो क्या करता है सोडियम इन दोनों हैलोजन परमाणुओं को निकाल लेता है, 2NaX बनता है और ये दोनों जो एरिल ग्रुप होंगे ये आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, डाइफिनाइल बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु अभिक्रिया करते हैं दो सोडियम के परमाणुओं से शुष्क ईथर में तो हमें डाइफिनाइल प्राप्त होता है, NaCl निकल जाता है। ठीक, वहाँ वुड्स अभिक्रिया में एल्किल समूह जुड़ रहे थे, यहाँ दोनों एरिल समूह आपस में जुड़ जाएंगे फिटिक अभिक्रिया में। अगली अभिक्रिया हम देखते हैं
वुड्स फिटिग अभिक्रिया। देखिए नाम से ही क्लियर है कि दोनों अभिक्रियाओं को मिला दिया गया है। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड का मिश्रण जब सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? एल्किल एरीन प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे एक अणु एल्किल हैलाइड का होगा, एक एरिल हैलाइड का। जब सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं शुष्क ईथर में, तो देखिए जो सोडियम है वो इनका भी X निकाल लेगा और इनका भी X निकाल लेगा, 2NaX बन जाएगा। और ये जो एल्किल समूह है ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा? एल्किल एरीन प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए जब मेथिल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया कर रहे हैं सोडियम धातु के साथ, तो देखिए क्या प्राप्त होता है? हमें टालुइन प्राप्त होता है और NaCl निकल जाता है। ये जो एल्किल समूह है हमारा ये बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है। ठीक, तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बच्चों? वुड्स फिटिग अभिक्रिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं हैलोएरीन्स की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। बच्चों हमने हैलोएल्केन्स की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था और हैलोएल्केन्स जो होती हैं बहुत ही सुगमता से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती हैं, SN1 और SN2 अभिक्रियाएं देती हैं। और आपने ये भी देखा था कि भिन्न भिन्न प्रकार के न्यूक्लियोफाइल का प्रयोग करके हम भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक बना सकते थे। लेकिन अगर हम हैलोएरीन में देखें तो हैलोएरीन जो होती हैं वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होती हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ये कम एक्टिव होती हैं हैलोएरीन। तो आइए उनका कारण जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला कारण है अनुनाद प्रभाव यानी रेजोनेंस का इफेक्ट। तो देखिए क्या होता है बच्चों, हैलोएरीन में जो हैलोजन परमाणु है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली लगा होता है और उस हैलोजन परमाणु पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बेंजीन रिंग के साथ किसमें होते हैं? कॉन्जुगेशन में होते हैं। हिंदी में उस कॉन्जुगेशन को कहते हैं संयुग्मन, यानी बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं और जिनकी विभिन्न अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और यहाँ इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बच्चों आप देख सकते हैं कि कार्बन और हैलोजन के बीच में आंशिक द्विबंध पाया जाता है। ठीक, आंशिक द्विबंध का गुण है और यहाँ पर कार्बन और हैलोजन के बीच जो ये आंशिक द्विबंध है उसको तोड़ना हैलोएल्केन्स के कार्बन हैलोजन बंध को तोड़ने से थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी वजह से हैलोएरीन जो होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कम क्रियाशील होती हैं। इनके कुछ और भी कारण हैं, उनको भी पहले हम जानते हैं। ठीक है, ये तो एक कारण है। देखिए दूसरा कारण है कि कार्बन हैलोजन आबंध में कार्बन परमाणुओं के संकरण में अंतर। तो देखिए बेटा जो एल्किल हैलाइड होते हैं यानी हैलोएल्केन में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है वो sp3 संकरित होता है, जबकि हैलोएरीन में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है वो sp2 संकरित होता है। और sp2 संकरित कार्बन में s करेक्टर ज़्यादा है। एस करेक्टर ज़्यादा होने के कारण ही ये कार्बन जो होता है हैलोएरीन का कार्बन वो अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है और अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण ये इस बंध के कार्बन हैलोजन बंध के इलेक्ट्रॉनों को सुदृढ़ता पूर्वक पकड़े रहता है। ये कार्बन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, इसीलिए इस कार्बन और हैलोजन बंध की जो पोलैरिटी होती है बच्चों वो भी क्या होती है? कम हो जाती है। इसीलिए इस बंध को तोड़ना क्या होता है? मुश्किल होता है। दूसरा, अभी आपने रेजोनेंस इफेक्ट में देखा, अनुनाद प्रभाव में देखा कि कार्बन हैलोजन बंध में हैलोएरीन में आंशिक द्विबंध का गुण पाया जाता है। तो इस बंध की जो लंबाई होती है देखिए वो कम होती है, 169 पिकोमीटर होती है, जबकि हैलोएल्केन में इस कार्बन हैलोजन बंध की लंबाई 177 पिकोमीटर होती है। तो हमें पता है जो बंध लंबा है उसको तोड़ना आसान होगा। तो यहाँ पे हैलोएल्केन का कार्बन हैलोजन बंध तोड़ना आसान होता है, जबकि क्योंकि ये बंध छोटा होता है इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। इसी कारण हैलोएरीन जो होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कम क्रियाशील होती हैं। कुछ और भी कारण है, उनको भी जानते हैं बच्चों। अगला कारण है फेनिल धनायन का अस्थायित्व। बच्चों जब हमने हैलोएल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था तो वहां हमने देखा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके से होता था, एक तो SN1 और दूसरा SN2। तो देखिए वो दोनों ही तरीके हैलोएरीन में नहीं लग सकते हैं। ठीक, क्यों? अगर मान लीजिए कि ये X- आयन निकल जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा?
SN1 अभिक्रिया में बच्चों कैसे होती थी SN1 अभिक्रिया? आपको याद होगा, कार्बोकेटायन बनता था ना, तो ये कार्बोकेटायन बनेगा। तो ये जो फेनिल कार्बोकेटायन बनता है ये बहुत ही ज्यादा अस्थायी होता है, ठीक। तो इसका मतलब ये तो बन ही नहीं सकता क्योंकि ये बहुत अस्थायी होता है। तो SN1 तरीके से तो हेलोएरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो ही नहीं सकता। SN2 रिएक्शन आपको याद होगा कैसे होती है कि जिधर से लीविंग ग्रुप निकलता है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और एक ही स्टेप में बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग होती थी। लेकिन यहाँ पर बेटा तो पूरी प्लानर बेंजीन रिंग है। अब इस ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के पास जाएगा कैसे अटैक करने के लिए? तो ये पाथ भी क्या है, ब्लॉक है हमारा, न्यूक्लियोफाइल पहुंच ही नहीं पाएगा इस कार्बन के लिए, ठीक है। जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से अटैक कैसे करेगा? तो हेलोएरीन में ना तो SN1 पाथ काम आता है ना SN2 पाथ काम आता है, तो दोनों ही तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकता है। अगला कारण देखिए कि देखिए बच्चों, ये जो बेंजीन रिंग होती है, ठीक, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है हेलोएरीन की, ठीक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद ही ज़्यादा है। न्यूक्लियोफाइल भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ठीक है। तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये एक दूसरे के पास वैसे भी नहीं आना चाहती हैं क्योंकि इन दोनों में ही क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो देखिए अगला पॉइंट यही है, संभावित प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक रागी यानी इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन धनी एरीन की ओर जाने की संभावना कम होती है। ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के पास जाना नहीं चाहते हैं, ठीक। तो ये कुछ कारण हुए जिनकी वजह से हेलोएरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति कम क्रियाशील होती हैं। पहला अनुनाद प्रभाव पढ़ा, दूसरा हमने कार्बन परमाणु का संकरण, तीसरा है जो फेनिल कार्बोकेटायन का अस्थायित्व, और दूसरा है कि न्यूक्लियोफाइल भी और हेलोएरीन भी हमारी इलेक्ट्रॉन रिच होती है। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक, और देखते हैं बच्चों फिर भी बाय हुक और बाय क्रुक अगर हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी ही है हेलोएरीन पर तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, बहुत एडवर्स कंडीशन जैसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगा दें तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे क्लोरोबेंजीन की जब हम अभिक्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से 623 केल्विन ताप और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और उसके बाद उसकी अम्ल से अभिक्रिया करा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो एकदम हम जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो हेलोएरीन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक। कुछ और रिएक्शन देते हैं। अब बच्चों हमने क्या किया, पहले हमने क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराई थी NaOH के साथ 623 केल्विन टॉप पे, तब हमें फिनॉल प्राप्त हुआ था और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। लेकिन यहाँ पर अब जब देखते हैं कि जब हम पैरा पोजीशन पे, मैं आपको पहले भी पोजीशंस बता चुकी हूँ लेकिन एक बार और आपको बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, बेटा यहाँ जो 2 और 6 पोजीशन होती हैं वो कहलाती हैं ऑर्थो पोजीशन, 3 और 5 पोजीशन जो होती हैं वो मेटा पोजीशन कहलाती है, और जो 4 पोजीशन होती है वो कौन सी पोजीशन कहलाती है, पैरा पोजीशन। तो अगर हम पैरा पोजीशन पे एक नाइट्रो समूह इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक समूह लगा देते हैं, तो हम देखते हैं कि वही अभिक्रिया जो पहले 623 केल्विन ताप पर हो रही थी और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वो अब 443 केल्विन ताप पर ही हो जाती है। प्रेशर तो हमें लगाना ही नहीं पड़ता और हमें पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो जाता है, ठीक। कुछ और रिएक्शन देखते हैं बच्चों। तो देखिए अब हमने ऑर्थो पे भी एक नाइट्रो लगा दिया और पैरा पे भी एक नाइट्रो लगा दिया, तो ये बन गया 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब अभिक्रिया देखिए, जो अभी अभिक्रिया एक नाइट्रो समूह लगाने पर 443 केल्विन ताप पे हो रही थी वो अब 368 केल्विन ताप पर ही हो जाती है और हमें 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो जाता है, ठीक। और अगर देखिए क्या हमने किया,
अब हमने 2 4 6 दोनों ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला समूह लगाया है। नाइट्रो समूह बेटा कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। दोनों ऑर्थो समूह पे भी नाइट्रो समूह लगा दिया है और एक पैरा पोजीशन पे भी नाइट्रो समूह लगा दिया है। ये है 2 4 6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो देखिए अब तो हमें NaOH की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई एक्स्ट्रा ताप नहीं लगाना है, इसकी हम केवल गर्म पानी से अभिक्रिया करा दें तो हमें 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो जाता है। इसको हम पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। तो एक चीज आपने इन सारे रिएक्शन से नोटिस की, जैसे जैसे हम ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ खींचते हैं ऐसा समूह लगा रहे हैं, तो रिएक्शन क्या होती जा रही है बच्चों, फेवरेबल होती जा रही है ना, कम टेम्परेचर पे हो जाती है, कम प्रेशर तो लगाना ही नहीं पड़ा हमें, है ना। तो उसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए बच्चों, हेलोएरिन में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इसकी क्रियाविधि की बात करें। जब अभी हमने आपको ये बताया था कि हेलोएरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होती हैं बच्चों, तो हमने वहां पे आपको बताया था कि हेलोएरिन ना तो SN1 पाथ चुनती है ना ही SN2 पाथ से इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाती है। इनमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है उसकी क्रियाविधि जो होती है वो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म होती है। सबसे पहले नाभिक रागी अटैक करता है, ठीक है, और उस नाभिक रागी का क्या होता है, एडिशन होता है। और ये जो अटैक का चरण होता है ये सबसे धीमा चरण होता है और इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। बच्चों ये बात हम आपको बता चुके हैं। अभिक्रिया को जो सबसे धीमा चरण होता है उसे हम दर निर्धारक चरण भी कहते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या हमें प्राप्त होता है, देखिए एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, ठीक। जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन देखिए कहाँ आएंगे, अब जब यहाँ पर आएंगे तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो गए। अब बेटा क्योंकि नाइट्रो समूह एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऐसा नहीं है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहीं तक रहेगा, ये फर्दर इसका जो होता है वो कॉन्जुगेशन हो सकता है। ये यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है, ठीक है, लेकिन आप वो कर लेंगे इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दिखाया नहीं है। तो देखिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, यहाँ पे देखिए पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आएगा तो यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन इस वाली ऑर्थो पोजीशन पर आ जाते हैं, ठीक। तो आपने इस चीज को देखा कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, या तो ऑर्थो पर आ रहा है या कहाँ आ रहा है, पैरा पोजीशन पे आ रहा है। तो इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जब हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो वो क्या करेगा, जो इंटरमीडिएट हमारा बन रहा है उसको स्टेबलाइज करेगा। और अगर इंटरमीडिएट स्टेबलाइज हो रहा है किसी रिएक्शन का तो वो रिएक्शन कैसी हो जाती है बच्चों, फेवरेबल हो जाती है, यानी कि वो रिएक्शन आराम से हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, डिफरेंट इंटरमीडिएट बनते हैं और यहाँ पे इन सारे इंटरमीडिएट का रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाया गया है। अगले चरण में देखिए क्या होता है, अगला चरण अभिक्रिया का तीव्र चरण होता है। और मान लीजिए हम इसी वाले इंटरमीडिएट को ले लें, ये इंटरमीडिएट है यहाँ पर हमारा, ठीक, इस तरीके से। तो अगले चरण में देखिए क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। जो लीविंग ग्रुप है हमारा वो चला जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज था ये वापस आ जाएगा और पाई बॉन्ड बना लेगा और क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो जाएगा। लीविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हेलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्लियर? आगे बात करते हैं। तो देखिए बेटा ऑर्थो पोजीशन पे भी अगर नाइट्रो समूह लगा हो तो सेम वैसे ही अभिक्रिया होती है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म से। और क्योंकि निगेटिव चार्ज जो है वो हमारा ऑर्थो पर आ रहा है ना, ये यहाँ आएगा फिर ये यहाँ आता है, ठीक है, या तो पैरा पर आता है या ऑर्थो पर आता है। तो अगर हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हम लगाते हैं अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये रिएक्शन क्या होगी, फेवरेबल हो जाएगी। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट इंटरमीडिएट बनते हैं।
ये इन इंटरमीडिएट्स का रेजोनेंट हाइब्रिड है। अगले चरण में जो तीव्र चरण है उसमें देखिए हमारा जो लीविंग ग्रुप होता है वो निकल जाता है, और मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा पहला वाला इंटरमीडिएट हम लिख लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करते हैं और हमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो जाता है। क्लियर? ठीक, अब हम देखते हैं कि अगर हम मेटा समूह पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं तो क्या होगा। तो बेटा अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगा रहे हैं तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो केवल ऑर्थो पर आता है और पैरा पर आता है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पर है तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का हमें फायदा कब होगा, जब हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या ऑर्थो पर है या पैरा पर है। ठीक, तो चलिए अब हम करते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न, देखते हैं कि आज जो हमने पढ़ा वो हमने कितना सीखा। तो यहाँ पे देखिए ए और बी को आपको पहचाना है सवाल में। एल्किल ब्रोमाइड है, ये साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड कह लीजिए इसको, ये वही है, और ये मैग्नीशियम से अभिक्रिया कर रहा है, तो देखिए ये कार्ब धात्विक यौगिक बनाएगा। ठीक है, तो MgBr बना लेगा, ये हमारा कंपाउंड ए हो जाएगा। ठीक, हमें पता है जब ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी है, जब ये जल से अभिक्रिया करता है तो ये जल से भी H+ आयन अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो देखिए जल से अब H+ आयन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो क्या बना लेगा बच्चों, साइक्लोहेक्सेन बना लेगा। ये कंपाउंड हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, MgOH-Br। ठीक, तो इस तरीके से ये ए है और ये बी है। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, अगला सवाल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये आपका IT एडवांस 2014 का क्वेश्चन है और लगभग हर कंपटीशन की बुक में आपको मिल जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, एक एल्किल हैलाइड है और एक एरिल हैलाइड है। आपको पता है एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड से ज़्यादा सक्रिय होते हैं, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत करिएगा कि यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। यहाँ पे इसका ही होगा क्योंकि एल्किल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब ये कौन सा हैलाइड है, बेंजाइल हैलाइड है। ठीक है, जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हो और उस पर हैलोजन लगा होता है तो वो बेंजाइल हैलाइड होता है। ठीक, बेंजाइल हैलाइड की ये खासियत होती है बच्चों कि वो SN1 क्रियाविधि के द्वारा भी अभिक्रिया दे सकते हैं। ठीक है, और SN2 क्रियाविधि के द्वारा भी अभिक्रिया दे सकते हैं। SN1 के द्वारा कार्बोकैटायन बनेगा और बेंजिल कार्बोकैटायन रेजोनेंस के द्वारा ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त करता है, और SN2 अभिक्रिया में बेंजीन रिंग की वजह से ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो ज़्यादा स्टेबलाइज करती है। लेकिन अब यहाँ पे इस ग्रुप जो होता है, ये जो ग्रुप लगा है, ये जो है ये डिसीजन मेकिंग करने में आपको सहायता करेगा। ये जो ग्रुप नाइट्रो ग्रुप लगा है बच्चों पैरा पे पोजीशन पे, वो देखिए यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन हमारा बनता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये कार्बोकैटायन को क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा, यानी कि SN1 पाथवे नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह होता तो SN1 पाथ से अभिक्रिया हो जाती, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नाइट्रो, तो SN1 पाथ से अभिक्रिया नहीं होगी। इसका मतलब अभिक्रिया होगी SN2 पाथवे से। ठीक है, तो अभिक्रिया कैसे होगी, SN2 क्रियाविधि के द्वारा। दूसरी एक तरीका देखिए, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लिया है पोलर एप्रोटिक डाईमेथिल फॉर्मामाइड यानी DMF, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बच्चों में बता चुकी हूँ आपको, वो SN2 अभिक्रिया को क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं। एक और फैक्टर, तीसरा फैक्टर, PHS- जो न्यूक्लियोफाइल है, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि सल्फर की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जो सारे फैक्टर हैं वो SN2 रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। अब SN2 रिएक्शन में देखिए क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो आता है PHS-, ये क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करता है और ये निकल जाएगा, और इस कार्बन परमाणु के विन्यास का प्रतिपन हो जाता है, वाल्डेन इन्वर्जन होता है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो इन्वर्जन दिखाया नहीं, ये गलत, यहाँ भी इन्वर्जन नहीं दिखाया। ठीक है, यहाँ पे तो हेलोएरिन का दिखा दिया, तो इस अभिक्रिया का जो मुख्य उत्पाद है वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, उसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला निम्नलिखित, अब ये आपका होमवर्क है बेटा, गृह कार्य है। निम्नलिखित अभिक्रिया में आपको C, D, E, R और R1 को पहचानना है।
ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको करना है, कर लेंगे आप, बहुत आसान है। और प्रश्न 2 है, निम्नलिखित परिवर्तन को आप कैसे संपन्न करेंगे बच्चों। ये कुछ कन्वर्जन्स हैं, ठीक है, जो आज हमने पढ़ाया उसी पर आधारित है। अगला है बच्चों कि एक सवाल है, पढ़ के मैं कुछ हिंट आपको दूंगी, सॉल्व आप अपने आप करेंगे, कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? जिनमें हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा है जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होगा। तो देखिए CH3, CH2, 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 Br, ये आपका काय है हो गया, ठीक, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया करेगा, एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कर रहा है, इसका मतलब एलिमिनेशन। इक्वस KOH से कर रहा होता तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती, ठीक है। यौगिक से अभिक्रिया करके खा देता है, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है बच्चों। यौगिक खा जो है वो HBr के साथ अभिक्रिया करके यौगिक गा देगा। अब HBr के साथ देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन होगा तो एल्कीन बनेगी, वो एल्कीन जब HBr के साथ अभिक्रिया करेगी तो मार्कोनी काफ एडिशन होगा, और रिएजेंट उस जो निगेटिव पार्ट होगा रिएजेंट का वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे, ठीक। यौगिक और हमें क्या प्राप्त होगा? यौगिक गा, जो कि का समावयवी होगा, ठीक। जब यौगिक का की अभिक्रिया हम सोडियम धातु से कराते हैं, एल्किल हैलाइड है, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो बेटा वुड्स अभिक्रिया होगी और कार्बन परमाणुओं की संख्या दुगनी हो जाएगी, तो यौगिक घा मिलता है। यौगिक का में 4 कार्बन थे, घा में देखिए 8 कार्बन हो गए, ठीक है, जो कि ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है। यौगिक का संरचना सूत्र दीजिए और सभी अभिक्रियाओं को लिखिए। तो बेटा इसमें वो सारी अभिक्रियाएं हैं जो मैंने आपको पहले पढ़ाई हैं और जो मैंने आज भी आपको पढ़ाई हैं, तो आप इसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा सवाल ये। तो बच्चों आज हमने पढ़ी हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं धातु के साथ, और फिर हमने पढ़ा हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं धातु के साथ। नाम अभिक्रियाएं हमने आज 3 पढ़ी, एक वुड्स अभिक्रिया, एक फिटिक अभिक्रिया, एक वुड्स फिटिक अभिक्रिया। उसके बाद हमने हेलो एरीन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा कि क्यों हेलो एरीन कम सक्रिय होते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए, और कब इनकी जो सक्रियता होती है वो थोड़ी बढ़ सकती है अगर हम ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, ठीक है। इसके अगले वाले व्याख्यान में बच्चों हम लोग हेलो एरीन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे मेरा अनुरोध है, जो आपकी पुस्तक है रसायन विज्ञान भाग 2 की, आप थोड़ा सा उससे स्वाध्याय करें जिससे अगला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। मैं आशा करती हूँ आज जो आपने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।